हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक क्विज़ एप्लीकेशन का यूआई बनाया था और उसके बाद उसे रिस्पॉन्सिव बनाया था। आज हम उसके बैकएंड पार्ट पे काम करेंगे और उसका बैकएंड जो है हम जेंगो की मदद से बनाएंगे। जेंगो एक पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क होता है और हमारा जो वीडियो है आज का वो कुछ इस तरह से चलने वाला है। ये मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जो है वो यहाँ पर लिख रखा है और जैसे जैसे हम इसे कंप्लीट करते जाएंगे हम इसको टिक मार्क करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हमें क्या करना है कि जेंगो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं CMD ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। बट इससे पहले भी आपको ये कंफर्म करना है कि आपके PC में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि पाइथन की जो exe फाइल होती है उसको डाउनलोड करना है। तो आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे तो आप डायरेक्टली पाइथन की जो साइट है उस पर जा सकते हैं और वहाँ जा कर के पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप यहाँ पर क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, बट आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बैक टू CMD हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और अपना जो पिप इंस्टॉल जेंगो है उससे पहले हम एक और कमांड टाइप करेंगे। हम लिखेंगे पाइथन -- वर्जन। अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि हम जो पाइथन का जो वर्जन है, जो सा वर्जन हम मेरे इस PC में इंस्टॉल है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा 3.11.2। ठीक है, अब मैं वापस वही वाला कमांड टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। इससे होगा क्या कि ये जेंगो को हमारे PC में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि ये जेंगो को डाउनलोड करेगा फिर उसके बाद आपके PC में इंस्टॉल भी करेगा। अब मेरे केस में ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, बट आपके केस में ये शायद डाउनलोड करें नेट से और उसके बाद इसे ये इंस्टॉल करेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जेंगो का एक कमांड होता है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। उस कमांड के थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम हमारे प्रोजेक्ट को बनाएंगे सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं CD डेस्कटॉप लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। अभी अगर हम डेस्कटॉप पे देखें तो हमारे इसमें ब्रेन बनी नाम का कोई फ़ोल्डर नहीं है। यहाँ पर ब्रेन बनी UI बूटस्ट्रैप है, ये तो जो हमारा UI का जो फोल्डर है वो वाला फोल्डर है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो कमांड है जेंगो एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट वो टाइप करेंगे और फिर उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। तो हमारे केस में जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो है ब्रेन बनी और फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। यहाँ पर ये देखो, इसने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। ये वाला जो फ़ोल्डर है वो इस कमांड के थ्रू बिल्ड हुआ है और इसके अंदर अगर हम जाके देखें तो इसके अंदर एक और ब्रेन बनी नाम से फ़ोल्डर है और एक manage.py फाइल है। ठीक है, ये जो फाइलें हैं वो क्या यूज़ में आती है वो हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा CD ब्रेन बनी और उसके अंदर जाकर के मैं कमांड टाइप करूँगा कोड स्पेस डॉट। इससे होगा क्या कि कोड स्पेस डॉट टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में इस फोल्डर को खोल देगा। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेगा और उसमें इस फोल्डर को ओपन कर देगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो फोल्डर था वो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हमारा कोई CMD की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन करूँगा। तो यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करके एक न्यू टर्मिनल आप ओपन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने और हमारा जो हमने स्टेप्स लिख रखे हैं यहाँ पर, इस जगह पर आप देखेंगे जेंगो इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो सेटअप वाला पार्ट है वो थोड़ी देर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम है क्रिएट एन एनवायरनमेंट। तो हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो पाइथन में एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक लाइब्रेरी या फिर पैकेज बोल सकते हैं उसे,
वो दे रखा है, उसे हम पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद उस पैकेज का यूज़ करके हम हमारा एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की लाइब्रेरी है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन में हमारी एप्लीकेशन को डालते हैं तो हमने उसमें क्या क्या लाइब्रेरी या फिर क्या क्या पैकेज यूज़ किए हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेव होती है। तो इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लोबली है ना बहुत सारे लाइब्रेरी या पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, पर वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम सिर्फ वही इंस्टॉल करते हैं जो हमारे एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन ये भी इंटरनेट से इसे डाउनलोड करेगा और फिर उसके बाद आपके पीसी में इंस्टॉल करेगा, तो उसके लिए वेट करेंगे हम। इसने अगेन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बताया क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट आपको जब आप करोगे तो ये इसको डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। तो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट है आपके लिए। इसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड होता है वर्चुअल env और उसके बाद स्पेस लगा करके हम अपने एनवायरनमेंट का नाम लिखते हैं। तो अभी हमारे केस में जो एनवायरनमेंट का नाम है वो मैं लिख रहा हूँ BENV, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा इस जगह पर BENV नाम से। देखिए BENV नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया इसने। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन बोल रहा है कि ना कि आप डू यू वांट टू सेलेक्ट इट फॉर द वर्कस्पेस फोल्डर। मतलब यहाँ पर इन्होंने नोटिस किया है कि एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, क्या हम इसको वर्कस्पेस फोल्डर के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूँगा। इससे होगा क्या कि ये ना ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लेगा जब भी हम विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज़ करके वापस ओपन करेंगे तब। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस टर्मिनल को हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी वो जो एनवायरनमेंट है वो सिलेक्ट होकर आया होगा। ये देखो इसने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करी BENV स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, और उससे हमारा BENV जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करके बताऊँ, अगर मैं डीएक्टिवेट टाइप करूँ, सॉरी मैंने गलत कमांड टाइप कर दिया, मुझे टाइप करना था डीएक्टिवेट। अगर मैं टाइप करूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे पहले कुछ इस तरह से आ रहा था बट अब नॉर्मली ऐसा आने लग गया है। अगर इसको मैं वापस एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जाऊँगा BENV, मैं टैब प्रेस करूँगा और उसके बाद स्क्रिप्ट लिखूँगा और उसके बाद एक्टिवेट लिखूँगा और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो था हमारा एनवायरनमेंट वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो सेटअप जो था उसमें मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि पहले तो हमने जो जेंगो को इंस्टॉल किया था वो हमने ग्लोबली इंस्टॉल किया था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट में हम जो भी इंस्टॉल करते हैं वो हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाला होता है। तो हम यहाँ पर अगेन जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। जब हम एक्टिवेट कर देंगे हमारे एनवायरनमेंट को उसके बाद हम जेंगो को वापस इंस्टॉल करेंगे। तो मैं कमांड टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। ये क्या करेगा कि मेरे इस एनवायरनमेंट को बताएगा कि हमारे इस वेब एप्लीकेशन के अंदर जेंगो की नीड होने वाली है हमें, तो उसको इंस्टॉल कर लेगा। तो ये अब हमारे एनवायरनमेंट में जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद इसका जो सेटअप वाला पार्ट है उसमें मैं समझाता हूँ आपको कि हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे हम कि py manage.py स्टार्ट ऐप। ये स्टार्ट ऐप कमांड क्या करता है कि जेंगो के अंदर ऐप बना देता है। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 ऐप बनाने वाले हैं। पहला ऐप जो होने वाला है वो अकाउंट नाम से होने वाला है, जिसमें कि हम यूज़र की जो प्रोफाइल होगी उसके जितने भी URL होंगे उनको हम मैनेज करेंगे इसके अंदर। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा और ये यहाँ पर एक अकाउंट नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा इस जगह पर। ये देख पा रहे होंगे आपने अकाउंट फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया यहाँ पर। उसी तरह हम दूसरा
ऐप बनाएंगे जो होगा हमारा क्विज़ ऐप। अब क्विज़ ऐप में क्या होगा कि हमारे क्विज से रिलेटेड जितने भी यूआरएल होंगे और व्यूज़ होंगे, मतलब जितने भी पेजेस होंगे, उन सारे पेजेस को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये क्विज़ वाला ऐप भी बन चुका है हमारा। उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो होने वाला है बेस ऐप। बेस ऐप में क्या होगा कि हमारा अदर जो जितने भी पेज हैं हमारे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी गिटहब रिपो थी हमारे प्रोजेक्ट की। इसमें अगर मैं गिटहब पेजेस पे क्लिक करूँ और व्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे अदर पेज जैसे कि ब्लॉग, अबाउट, डाउनलोड्स, इसके अलावा जो हमारे फुटर में जो कॉन्टैक्ट पेज है, एफएक्यू है, फीडबैक है, फीचर्स है, ये सारे जो पेज होंगे वो हमारे बेस ऐप के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी इसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। तो ये जितनी भी सारी अलग अदर जो पेज है वो सारे बेस के अंदर आ जाएंगे, और क्विज़ वाले जितने भी पेज होंगे वो क्विज़ वाले के अंदर आ जाएंगे, और जो प्रोफाइल यूजर से रिलेटेड जितने भी होंगे वो अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। लॉगिन करना, रजिस्टर करना, वो सारा अकाउंट के अंदर आ जाएगा हमारा। तो मैं ये बेस ऐप भी बना देता हूँ। ये हमारा बेस ऐप भी क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम एक requirement.txt फाइल क्रिएट करेंगे। होता क्या है कि हम एक कमांड टाइप करेंगे पिप फ्रीज और ग्रेटर देन सिंबल लगा करके, और फिर हम लिखेंगे requirements.txt। ये एक फाइल जनरेट करेगा जिसमें कि हमारी जो भी हम लाइब्रेरी या फिर पैकेज यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर वो आ जाएंगे। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एक requirement.txt फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर होगा क्या कि जितने भी हमने जो इंस्टॉल किया है अभी तक, हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है, हमने एक तो जेंगो इंस्टॉल किया है सिर्फ, और उसके अलावा जो ये बाकी के 3 जो हैं वो जेंगो के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल हुए आते हैं। जब आपने देखा होगा पहले जब हमने जेंगो इंस्टॉल किया था तो उसमें ये ऑलरेडी आगे से आ रहे थे। तो मैं बताऊँ आपको, अगर मैं वो मैंने क्लियर कर दिया स्क्रीन को, पर कोई बात नहीं। पर आपने देखा होगा कि एंड में ये जो तीनों एक्स्ट्रा जो थे वो भी इंस्टॉल हुए थे। ये इसके साथ की यूटिलिटी है जो इसके साथ में इंस्टॉल होती है। तो इसके बाद हम जो भी इंस्टॉल करेंगे हम ये वाला कमांड टाइप करते जाएंगे, ताकि जो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हमारे requirement.txt के अंदर आ जाए। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा व्यूज़ एंड यूआरएल्स। जेंगो के अंदर व्यूज़ क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप हर एक इसमें देखेंगे ऐप के अंदर व्यूज़ नाम की फ़ाइल है, views.py। बेस में देखेंगे तब भी views.py है। तो यहाँ होता क्या है कि बेसिकली कि जब कोई यूज़र आकर के ऑनलाइन किसी भी यूआरएल पे हिट करेगा, जैसे कि मान लो मेरी साइट का नाम है brainbunny.com/, तो brainbunny.com पे जब कोई हिट करेगा तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा पेज शो होना चाहिए। तो जो हमारा होम पेज होगा वो होने वाला है brainbunny.com, मान लेते हैं एक बार को। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर लोकल सर्वर ऑन करता हूँ, py manage.py रन सर्वर, इससे क्या होगा कि लोकल सर्वर ऑन हो जाएगा पोर्ट 8000 पर। तो ये हमारा लोकल सर्वर ऑन हो चुका है 8000 पे। तो फिर मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। यहाँ ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और ये बोल रहा है कि इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशन। मतलब यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो आपका सब कुछ सेटअप बराबर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम अपने होम पेज के लिए, अभी हमारे होम पेज का जो यूआरएल है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर लोकल सर्वर है, उसके बाद 8000 पोर्ट पे ये हमारी जो साइट है ओपन हो रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हमारे जो पेज है उसको शो कराएंगे। जो हमारी टेम्पलेट है जैसे जो हमने क्रिएट करी थी ये वाली, इसको हम शो कराएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर आएंगे, हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू बेसिकली होता है कि जब यूज़र कोई यूआरएल पे हिट करता है तो उस यूज़र को क्या पेज दिखाना है, कौन सा पेज रेंडर कराना है, वो बेसिकली व्यू होता है। व्यू के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि ये वाला टेम्पलेट या फिर ये वाला पेज शो करना चाहिए जब इस यूज़र पे यूज़र हिट करेगा। तो
तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा डेफ होम नाम से, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे इसको। अभी हाल फिलहाल के लिए हम एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ उससे पहले HTTP रिस्पॉन्स, और उसको मैं यहाँ पर आकर के एक स्ट्रिंग पास कर दूँगा, मान लेते हैं हेलो, और मैं सेव करूँ या फिर इसको हम होम पेज कर देते हैं, होम पेज, और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। और उसके बाद ये तो हमारा बन गया व्यू, मतलब हमारा जो एक व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे url.py फाइल के अंदर। तो हमारी url.py फाइल कहाँ पे है, वो इस बेस फोल्डर में तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं जाऊँगा urls.py, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उसमें आकर के एक इंपोर्ट मारूँगा। मैं लिखूँगा फ्रॉम जेंगो। एक सेकंड में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैंने जूम कर लिया है ताकि आपको नज़र आएगा। तो जेंगो.url से मैं इंपोर्ट करूँगा पाथ। इतना इंपोर्ट करने के बाद मैं लिखूँगा url पैटर्न्स इक्वल टू, एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट के अंदर हम जो हमारा पैटर्न है url का वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली होम पेज पर होम पेज वाला मैसेज शो होना चाहिए, वो जो HTTP रिस्पॉन्स है वो शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारे व्यू हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो फ्रॉम डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी में से इंपोर्ट कर लो व्यूज़ को। तो व्यूज़ में जितने भी व्यूज़ होंगे वो सारे फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। सॉरी, ये अकाउंट वाला मैंने ओपन कर लिया, मुझे ये वाला ओपन करना था व्यू। तो इसमें जो भी ये होम वाला फंक्शन है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा व्यूज़ डॉट होम, और उसके बाद मैं अगर सेव करूँ यहाँ पर तो होगा क्या कि ये हमने यहाँ पे इसको ये बता दिया है कि जब भी कोई होम पेज पर हिट करता है तो फिर ये वाला रिस्पॉन्स उसको भेज दो। बट हमने अभी तक हमारी जो मेन फाइल है, मेन फाइल कौन सी है, ब्रेन बनी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर settings.py, उसके अंदर जाएंगे हम, और जो इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं सारे उसमें हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास 3 ऐप हैं। ठीक है, तो 3 ऐप जो हैं हमारे पास वो हमें बताना पड़ेगा इसको। तो 3 हमने कौन कौन से ऐप क्रिएट करे थे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला एक था हमारे पास अकाउंट, और फिर दूसरा था हमारा बेस, और तीसरा था क्विज़। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, पर लेकिन ये मैटर करता है कि हमारे जो सारे ऐप हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हों। अब उसके बाद इसकी एक urls.py फाइल भी है, उस urls.py फाइल के अंदर जाएंगे हम और यहाँ पर एक इंपोर्ट मारेंगे इंक्लूड नाम से एक इंपोर्ट मारेंगे, और फिर हम यहाँ की urls में ये बताएंगे कि हमारा बेस नाम का एक ऐप है, उसके अंदर url.py फाइल बनी हुई है और उसमें कुछ URL पड़े हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर एक ही URL है, बट हम उसको ये बताएंगे कि उसमें भी URL है कुल मिला के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाथ, और पाथ में कॉमा लगा के मैं लिखूँगा इंक्लूड पैरेंथेसिस, और सिंगल कोट में लगा के मैं लिखूँगा बेस डॉट urls। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं अगर इसको सेव करूं तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको urls.py चेंज रीलोडिंग, और इसने रीलोड कर दिया उसको। इससे हुआ क्या कि इसको पता चल चुका है कि यहाँ पर जब भी इस URL पे रिक्वेस्ट आती है तो हम base.urls में भेज देंगे, और फिर इसके बाद ये base.urls में जाएगा। अब base.urls में अगर ये देखेगा इस वाली जगह पे, अगर इस जगह पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये views.home को भेज देगा, और views.home में क्या होगा, views.home में आकर के ये होम वाला देखेगा और उसमें रिटर्न क्या करना है, उसको HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करना है जिसमें कि लिखा हुआ होम पेज। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही कोई URL पे हिट करता है डायरेक्टली होम पेज उसके पेज पे शो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर आकर के इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर होम पेज शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला काम जिसमें कि हम
पेज को चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पेज है, सब कुछ जो ऐप वगैरह है, सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा व्यूज़ एंड यूआरएल्स, और सेम हमको सबके लिए करना होता है ऐसा। तो जो हमारा अकाउंट ऐप है उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए हमारे बहुत सारे व्यू होने वाले हैं, जैसे कि एक होने वाला है डेफ लॉगिन करके, ताकि लॉगिन वाला पेज आ सके, और उसी तरह सिमिलरली एक रजिस्टर पेज होगा, ठीक है। तो वो सब हम बनाएंगे धीरे धीरे, बट अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा रहा हूँ कि कुछ इस तरह से काम होगा हमारा आगे अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसको फास्ट करेंगे, तब आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमारे अकाउंट में भी URL बनेगी, url.py फाइल बनेगी, ठीक है, ये सब होगा हमारे आगे। बट अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम आएँ तो ये व्यूज़ एंड URL तो हो चुका है। अब आता है टेम्पलेट एंड टेम्पलेट इनहेरिटेंस, मतलब कि जो हमारी जो टेम्पलेट बना रखी है हमने, ये टेम्पलेट कैसे शो कराएं। अभी तो हमने सिर्फ मैसेज शो करा रखा है होम पेज। तो अब हमारा अगला टास्क ये है कि हम अपने url.py के अंदर जो होम बना रखा है हमने, जो बेस के व्यूज़ के अंदर हमने जो ये होम बना रखा है, ये व्यू बना रखा है, इस व्यू के अंदर अब हम उस टेम्पलेट को रेंडर कराएंगे। अब उस टेम्पलेट को रेंडर कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो सारी टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट्स को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे जा कर के ये ब्रेन बनी UI फोल्डर जो है, इस फोल्डर से सारी जो हमारी फाइलें हैं, HTML फाइलें, उनको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके और VS कोड में ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मेन डायरेक्टरी में, फ़ोल्डर का नाम होने वाला है टेम्पलेट्स, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर सारी जो टेम्पलेट्स हैं हमारी HTML टेम्पलेट्स, वो सारी लेके आ जाऊँगा मैं। ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इनको, और सेलेक्ट करके ड्रैग करके और यहाँ ला करके ड्रॉप कर लूँगा। तो ये इस तरह से कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारी कॉपी हो चुकी हैं। अब मुझे हमारी जो मेन डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी क्या है, ब्रेन बनी, और फिर उसके बाद settings.py के अंदर जाएंगे और इसमें आकर के हम बताएंगे कि हमारा जो टेम्पलेट वाला फोल्डर है वो किस जगह पर है। तो यहाँ पर टेम्पलेट वाली जो कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें डर्स जो है उसके अंदर आकर के हम बताएंगे कि हमारी टेम्पलेट वाला जो फोल्डर है वो कहाँ पर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा बेस डर यानी जो हमारी बेस डायरेक्टरी है ब्रेन बनी, उसके बाद टेम्पलेट फोल्डर, टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर, उसमें जाकर के फाइंड करो, वहाँ हमारी सारी टेम्पलेट पड़ी हुई है। बेसिकली मैंने इसको ये बता दिया है कि बेस डायरेक्टरी के अंदर एक टेम्पलेट फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी टेम्पलेट्स पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। और ये मैंने करके सेव कर दिया यहाँ पे, और ये रीलोड कर रहा है इस सर्वर को। उसके बाद मैं setting.py को क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पर आऊँगा और ये HTTP रिस्पॉन्स को हटा दूँगा यहाँ से, और फिर मैं लिखूँगा रेंडर, और रेंडर करके मैं पैरेंथेसिस लगाऊँगा। और ये क्या करता है कि सबसे पहले एक रिक्वेस्ट लेता है, तो ये मैंने रिक्वेस्ट दी इसको, और फिर उसके बाद उस टेम्पलेट का नाम इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में उस टेम्पलेट का नाम जो टेम्पलेट हमें रेंडर करानी है। तो हाल फिलहाल की मुझे कौन सी टेम्पलेट रेंडर करानी है, वो टेम्पलेट है मेरी होम पेज की index.html। तो मैं यहाँ पर आकर के लिखूँगा index.html, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर, तो होगा क्या कि वो जो पेज है वो रेंडर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर मैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, तो अब उस होम पेज की जगह पर ये हमारी टेम्पलेट रेंडर हो चुकी है। और यहाँ पर इमेजेस नहीं आ रही है, इमेजेस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये सारी स्टैटिक फाइल्स का पार्ट होता है, वो हम उसमें देखेंगे स्टैटिक फाइल्स के अंदर लास्ट में, ठीक है। तो हमारा टेम्पलेट का आधा काम हो चुका है कि हमने टेम्पलेट रेंडर कराना सीख लिया। बट टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या है? तो टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम कोडिंग करते वक्त एक रूल फॉलो करते हैं जो कि होता है DRY, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मतलब होता यूँ है कि हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें कोई ना कोई रिपीटेड पार्ट होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि वो रिपीटेड पार्ट को हम एक ही बार बनाएं और उसको बार बार यूज़ कर पाएँ।
जैसे कि हमारे केस में क्या है कि ये जो नैव बार है और ये जो फुटर है वो हर एक पेज में रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं टेक ए क्विज वाले पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो इस वाले पेज पे भी हमारा नैव बार और हमारा फुटर रिपीट हो रहा है। तो होगा क्या कि हम इसको एक एज ए कंपोनेंट बना देंगे और फिर उस कंपोनेंट को अलग अलग पेज के अंदर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम उस कंपोनेंट को बना करके और फिर हर एक पेज में सिर्फ एक लाइन के थ्रू बता देंगे कि इस पेज को इस जगह पर एक कंपोनेंट इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस टेम्पलेट वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा। उस फोल्डर का नाम होगा कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स फोल्डर बना दूंगा और उसके अंदर मैं 2 कंपोनेंट बनाऊंगा। पहला कंपोनेंट है हमारा navbar.html और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा footer.html। तो पहला कंपोनेंट मैं बना रहा हूँ navbar.html। ठीक है, और फिर दूसरा मैं बनाऊंगा footer.html। ये मैंने 2 कंपोनेंट बना दिए हैं। अब navbar के अंदर हमारे पास क्या क्या चाहिए होगा कि हमारा सिर्फ इसका कोड चाहिए। मैं इस navbar का कोड, तो वो मैं जो हमारी index.html वाली फाइल है उसमें से कट कर दूंगा। मैं यहाँ से उठाऊंगा मैं इसको और एंड नैव तक, यहाँ तक लेकर के मैं इसको कट कर दूंगा और फिर उसके बाद navbar.html में आकर के पेस्ट कर दूंगा। इससे हुआ क्या कि हमारा जो navbar वाला कंपोनेंट है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मुझे फुटर का भी चाहिए होगा सेम टू सेम। तो मैं index.html में आऊँगा और नीचे से जाकर के सबसे लास्ट में जाकर के जो फुटर है उसको यहाँ से कट करूँगा और कट करने के बाद मैं footer.html में जाकर के उसको पेस्ट कर दूँगा। इससे हमारे 2 कंपोनेंट रेडी हो चुके हैं, एक नैवबार और एक फुटर। तो नैवबार और फुटर को जब भी हम जितनी भी फाइलें हमारी है वहाँ पर जाकर के रिप्लेस कर देंगे और लिखेंगे क्या हम वहाँ पर क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के अब अगर मैं ये हमारा जो लोकल सर्वर चल रहा है इसको आकर के रिफ्रेश करूँ तो यहाँ आप देखेंगे नैवबार गायब हो चुका है, फुटर गायब हो चुका है, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि भाई इस जगह पर नैवबार और इस जगह पर फुटर चाहिए मुझे। तो अब मैं जाकर के वहाँ बताऊँगा index.html के अंदर कि मुझे इस जगह पर फुटर चाहिए और इस जगह पर नैवबार चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में जाऊँगा और इस जगह पर मैं लिखूँगा बॉडी से स्टार्ट होते ही मैं लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर डबल परसेंटेज का साइन और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम। वो फाइल कहाँ पर है, मतलब जो नैवबार वाली फाइल है वो कहाँ पर है, तो वो पड़ी हुई है हमारे कंपोनेंट वाले फोल्डर में। तो components/navbar.html ये मैंने इतना लिखा और फिर मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा नैवबार जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ काम करता है कि हमारा जो कोड है वो हमने सिर्फ एक बार लिखा और फिर एक लाइन के थ्रू हम उसको अलग अलग फाइल में बार बार रिपीट करवा सकते हैं। अब इसी लाइन को मैं अगर कॉपी करूं और एंड में जाऊं जहां पर हमें फुटर की ज़रूरत है कि इस जगह पर हमें स्क्रिप्ट से पहले फुटर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा और नैवबार इस जगह लिख दूँगा मैं फुटर। इससे हमारी जो फुटर वाली फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर मैं सेव करके और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फुटर आ चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का एक और मेथड होता है, वो होता है उसमें क्या होता है कि हम जो फाइल है, अब इस फाइल के अंदर आप देखेंगे कि कोड रिपीट हो रहा है। फिर भी कौन सा कोड रिपीट हो रहा है, यहाँ शुरू से देखें तो डॉक टाइप से लेकर के बॉडी तक ये वाला जो कोड है और नीचे एंड में ये स्क्रिप्ट फाइल से लेकर के HTML तक पूरा का पूरा कोड हर एक फाइल के अंदर रिपीट हो रहा है इन कंपोनेंट्स को छोड़ करके। बाकी ये ऑल quiz.html, leaderboard.html, लॉगिन, प्रोफाइल, क्विज और रजिस्टर, इन सभी में ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी इस रिपीट को हटाने के लिए बेसिकली, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर index.html की जगह पर एक और फाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम होगा welcome.html। तो हमारा जो वेलकम वाला पेज होगा, जो हमारा मेन पेज है ये वाला, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। किस तरह से कस्टमाइज़ करेंगे कि मैं index.html में से जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है ये वाला, जो यहाँ से लेकर के एंड तक जो भी हमारा कंटेंट वाला पार्ट है उसको मैं कट करूँगा यहाँ तक
और कट करने के बाद welcome.html में जाकर के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद इस index.html को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा। क्या करूँगा इसमें मैंने 2 कंपोनेंट बना दिए, जैसे कि 2 कंपोनेंट ऐड कर दिए, एक नैव बार और एक फुटर, क्योंकि ये हर एक फाइल के अंदर मुझे चाहिए। अब मैं इसी फाइल को हर एक के अंदर यूज़ करूँगा, बस थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। बताऊँ कैसे? वो ऐसे कि भाई अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप देखेंगे जैसे कि अगर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस पूरे पेज के अंदर एक तो नैव बार है, दूसरा फुटर है, और तीसरा क्या है कि ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने index.html बना दी है, इसमें मैंने नैव बार लगा दिया, फुटर लगा दिया। अब इस जगह पर के एक ब्लॉक बना दूंगा। इस जगह पर मैं इस ब्लॉक को कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल परसेंटेज साइन, और उसके अंदर मैं लिखूँगा ब्लॉक कंटेंट। हमारे इस ब्लॉक का नाम है कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट है पेज का, वो सारा इस कंटेंट मतलब इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। और इस ब्लॉक को क्लोज भी करना पड़ता है। इसको क्लोज कैसे करते हैं, हम लिख देते हैं एंड ब्लॉक, मतलब ये पूरा एक ब्लॉक हो चुका है, इस ब्लॉक के अंदर कंटेंट आ जाएगा हमारा। अब इतना करके अगर मैं सेव करूँ इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पर welcome.html वाली फाइल में आऊँगा, और फिर मैं यहाँ पर आकर सबसे ऊपर यहाँ मैं इसको ये बताऊँगा कि जो फाइल हमें यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे से इस तरह से लिखूँगा, डबल पैरेंथेसिस के अंदर डबल परसेंटेज साइन, और उसमें लिखूँगा मैं एक्सटेंड्स लिख करके डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा मैं index.html, कि जो हमारी index.html वाली फाइल है उसको यूज़ करो, उसको यहाँ पर एक्सटेंड करो, और फिर उसके अंदर जो चेंजेस करने हैं वो हमें बताने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या करने हैं हमें, कि हमारा जो ब्लॉक वाला कंटेंट ब्लॉक है, जो कंटेंट ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या लिखना है वो हमें यहाँ बताना है। तो हमने यहाँ पर इसको बता दिया कि कंटेंट ब्लॉक के अंदर ये सारा का सारा लिख देना है, उसमें ये सारा का सारा लिख देना है। और फिर उस ब्लॉक को हम एंड में जाकर के क्लोज भी कर देंगे। तो क्लोज कैसे करते हैं, एंड ब्लॉक कंटेंट, इस तरह से हम इसको क्लोज करते हैं। अब अगर मैं सेव करूँ इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के ये जो हमारा लोकल सर्वर चल रहा है वहाँ पर आकर के रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ नैव बार और फुटर के अलावा जो हमारा कंटेंट आना था वो कंटेंट नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो हमारे बेस के अंदर views.py फाइल है, ये हमारा बेस कहाँ गया, हमारा बेस, ये बेस फोल्डर के अंदर views.py फाइल है, उसमें हमने इसको अभी भी बता रखा है कि index.html, जबकि हमें होम के अंदर चाहिए welcome.html। तो welcome.html जो हमने नई फाइल बनाई है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो welcome.html यहाँ पे मैंने लिखा, और फिर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये अभी तक रिलोड कर रहा है। उसने रिलोड कर दिया, रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको अगेन, तो ये देखेंगे ये जो हमारा पेज था वो रेडी आ चुका है। अब इसके बाद कुछ इस तरह से हमें सभी पेजों के अंदर इसी तरह से मतलब जो रिपीट कोड है उसको रिमूव करके जो मेन कंटेंट है उसको सिर्फ लिखना है। ये कुछ इस तरह से, मतलब उस फाइल को हम एक्सटेंड करेंगे index.html को, और फिर उसके अंदर हम ब्लॉक कंटेंट लिख करके और जो हमारा कंटेंट है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टेम्पलेट इनहेरिटेंस। अब आता है रेंडरिंग डेटा टू टेम्पलेट। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पहले हम देखेंगे मॉडल्स और एडमिन पैनल, ठीक है। तो मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स एक बेसिकली टेबल होती है जिसमें कि हम डेटा सेव करते हैं, मतलब उस टेबल के अंदर क्या क्या फॉर्मेट होने वाला है, मतलब क्या क्या होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए यूज़र की प्रोफाइल की एक टेबल है, उस प्रोफाइल के अंदर उसका यूज़र नेम होने वाला है, उसका बायो होने वाला है, उसकी लोकेशन होने वाली है, उसका जेंडर क्या है वो होने वाला है। तो कुछ इस तरह से हम उसके फील्ड डिफाइन करते हैं कि उस टेबल के अंदर उसके जो फील्ड हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। तो वो एक मॉडल हो जाता है, ठीक है। और फिर एडमिन पैनल क्या होता है, एडमिन पैनल मैं आपको यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ। जैसे कि मॉडल्स जो हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हर एक ऐप के अंदर आप देखेंगे models.py फाइल दे रखी है, वहाँ पर हम अपने मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक मॉडल क्रिएट करना चाहूँ तो जैसे कि मैं लिखूँगा क्लास प्रोफाइल, यूज़र की कोई प्रोफाइल होगी
और उसको हम इनहेरिट करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल से। और उसके बाद मैं लिखूँगा, जैसे कि मान लीजिए नेम मैंने लिखा, सॉरी यूज़र नेम लिख देते हैं। यूज़र नेम मैंने लिखा मॉडल्स डॉट 4 फील्ड मैक्स लेंथ 255, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम उसका जो यूज़र है उसकी स्कीमा ऐसे तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम कोई भी मॉडल बनाते हैं। और फिर मैं क्या करूँगा कि जैसे ये मॉडल अभी मैंने बनाया, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक नया टर्मिनल ओपन करूँ, आप यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नया टर्मिनल ओपन करूँगा मैं। ये नया टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कमांड टाइप करूँगा py manage.py migrate, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पर py पे क्लिक करूँ इस साइड टर्मिनल पे, तो ये बोल रहा है पाइथन manage.py migrate टू अप्लाई देम। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनअप्लाइड माइग्रेशंस हैं हमारे पास, 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस हैं। इनको माइग्रेट करने के लिए आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं। और जो माइग्रेशंस हैं वो किससे रिलेटेड है, वो हैं एडमिन से रिलेटेड, ऑथ से रिलेटेड, कंटेंट टाइप से रिलेटेड और सेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं उन माइग्रेशंस को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर करूँ py manage.py माइग्रेट क्लिक करके, तो ये इस तरह से माइग्रेट को अप्लाई कर देता है। और उसके बाद हम इसके जो एडमिन पैनल है उसको ओपन करने के लिए हमें एक सुपर यूज़र बनाना पड़ता है। तो सुपर यूज़र अगर मैं बनाऊँ, लाइक मैं लिखता हूँ py manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, अगर मैं इतना करके और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा सुपर यूज़र बनाने का। तो अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूँ RSK एज ए यूज़र नेम और फिर एंटर प्रेस करूँ, ये बोलेगा एक ईमेल एड्रेस दो। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ contact.rskcode@gmail.com। उसके बाद मैं एक पासवर्ड डालूँगा, मान लीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर ये शो नहीं करेगा बट लेकिन वो टाइप हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 अगेन मैंने डाला और उसके बाद ये बोल रहा है पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, बट फिर भी मैं इसको बाईपास करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट यूज़र एनीवेयर और वाई टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये एक यूज़र को क्रिएट कर देगा। सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारा सर्वर जो है वो ऑन है। ये मैं क्या करूँगा अब कि जैसा कि हमने अपने जो मेन डायरेक्टरी के अंदर, ये जो हमारी मेन डायरेक्टरी थी उसके अंदर urls.py में देखा था हमने एक एडमिन वाला पाथ दे रखा है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में आकर के यहाँ पर जो हमारा पेज ओपन हो रखा है उस पर मैं स्लैश लिख करके एडमिन टाइप करूँ और फिर एंटर प्रेस करूँ, तो ये मुझे एडमिन पैनल पे ले जाएगा और बोलेगा कि लॉगिन करो, आप कौन हो वो बताओ हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको बताऊँगा कि नाम है रवि शंकर और उसके बाद जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 और मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो ये बता रहा है कि गलत है। ऐसा क्यों हुआ ये, क्या मैंने यही नाम लिखा था? मैंने लिखा था यहाँ पर पावर सेल में जाकर देखूँ अगर मैं, तो मैंने यहाँ पे RSK लिखा था, सॉरी मैंने यहाँ पे RSK लिखा था। तो मैं यहाँ पे RSK लिखूँगा, ये मैंने RSK लिखा और उसके बाद ये पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 टाइप किया और फिर मैंने लॉगिन किया। तो इस बार मैं लॉगिन हो जाऊँगा। ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे यूज़र्स के अंदर एक यूज़र क्रिएट हो चुका होगा जो कि मैं खुद होऊंगा, क्योंकि मैंने अभी एक सुपर यूज़र बनाया है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके बताऊँ आपको, तो ये यूज़र नेम मेरा, ये मेरा पासवर्ड जो कि इनके एल्गोरिथम द्वारा इसको इनक्रिप्ट कर रखा है पासवर्ड को, और उसकी जगह पे यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पर सुपर यूज़र स्टेटस टिक कर रखा है, स्टाफ स्टेटस भी टिक कर रखा है और एक्टिव भी टिक कर रखा है। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि लास्ट लॉगिन कब था, डेट ज्वाइन कब, मतलब किस तारीख को मैंने ज्वाइन किया। अब अगर मैं ग्रुप्स में जाऊँ तो ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे कि ये हमारे क्या काम आने वाला है। ये होता है बेसिकली एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल हो चुका है हमारा।
मॉडल्स हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिया कि मॉडल क्या था वो। अब लास्ट जो है हमारा स्टैटिक फाइल्स और जो रेंडरिंग डेटा टू टेम्पलेट है वो वाला हम मेरे हिसाब से जब हम सारे मॉडल्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा को रेंडर किया जाता है। तो स्टैटिक फाइल्स का हम देख लेते हैं। स्टैटिक फाइल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी हमारी style.css और दूसरी चीज़ थी हमारी user.png। ठीक है, दो चीज़ें थी हमारी style.css और user.png। तो मैं इन दोनों को यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पर क्रिएट करूँगा। फ़ोल्डर का नाम होगा स्टैटिक। मेन डायरेक्टरी में बना रहा हूँ स्टैटिक फ़ोल्डर, और उसके अंदर मैं जा कर के एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसमें कि मैं लिखूँगा CSS, और स्टैटिक के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसमें कि मैं लिखूँगा इमेजेस। ठीक है, ये मैंने 2 फोल्डर क्रिएट करें। अब मुझे इस स्टैटिक फ़ोल्डर के बारे में इसको अगेन जा कर के इस ब्रेन बनी वाले फोल्डर में settings.py के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि हमारी जो स्टैटिक वाली जो फाइल है वो किस जगह पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक URL, यहाँ पर रखा है स्टैटिक। ये तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। एक और होता है स्टैटिक रूट, ये मैंने गलत टाइप कर दिया, मुझे स्टैटिक रूट टाइप करना था। और उसकी जगह मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा बेस डायरेक्टरी और उसके बाद स्लैश लगा करके मैं लिखूँगा स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, और उसके बाद स्टैटिक फाइल्स की जो लिस्ट होती है वो भी मैं एक बनाऊँगा। वो कुछ इस तरह से होती है, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डर्स, और ये एक लिस्ट होती है। तो इस लिस्ट के अंदर हम जितने भी URL पास करते हैं वो हमारे स्टैटिक फाइल्स के रूप में सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेस डर और स्लैश स्टैटिक। ये वाला जो होता है वो सर्व करने में काम आता है जब हम इसको मतलब प्रोडक्शन में सर्व कर रहे होते हैं उसके लिए, तो प्रोडक्शन के लिए। और ये वाला जो है ये URL है, मैं यहाँ लिख देता हूँ URL, और ये जो है वो है यहाँ पर फ़ोल्डर लोकेशन। ये फ़ोल्डर लोकेशन हम बता रहे हैं उसको कि भाई इस फोल्डर लोकेशन पे हमारी जो फाइल है वो पड़ी हुई है। ठीक है, और ये गलती से खुल गया था, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा सर्वर यहाँ पे चल रहा है, रीलोड हो रहा है, इसको रीलोड होने देते हैं। और ये जो URL है इसके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी साइट को व्यू करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जब इमेज आएगी तो मैं उस इमेज पर राइट क्लिक करके और उस इमेज को जब ओपन करूँगा दूसरी टैब में, तो उसका जो URL होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारी जो साइट का नाम, उसके बाद स्टैटिक लिखा हुआ आएगा और उसके बाद इस इमेज का नाम लिखा हुआ आएगा इस तरह से। बट अगर मैं यहाँ पर उस URL को चेंज कर दूँ, वो मैं इसको चेंज करके बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। क्या करूँगा कि मैं जो हमारा welcome.html वाली फ़ाइल है उसमें जा कर के मैं दोनों फाइल आपको ऐड करके बताता हूँ। तो दोनों फाइल कौन सी, एक तो style.css और एक इमेज। तो यहाँ पर CSS के अंदर पहले वो वाली फ़ाइल लेके आते हैं हम यहाँ पर। तो ये style.css को मैं जाऊँगा यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए इस CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर ला करके ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें एक और इमेज चाहिए थी, जो इमेज है वो है user.png, उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा ला करके। तो ये user.png आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इन फाइलों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं जो style.css वाली फ़ाइल है वो हमें हर एक पेज पे चाहिए होगी। तो हर एक पेज पे चाहिए होगी, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको index.html में जा कर के लगा देता हूँ, तो ताकि ये ऑलरेडी सभी पेजों पे आ जाएगी। तो यहाँ पर आकर के ये जो हमने style.css लिख रखा है, इसमें इसको यहाँ पे अलग तरीके से लिखना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर आकर के लिखना पड़ता है लोड स्टैटिक, कुछ इस तरह से लोड स्टैटिक लिखना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे और इस जगह पर आकर के इसको URL को चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज कैसे करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं सिंगल मतलब पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर हम लिखते हैं स्टैटिक और उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं
हमारे फोल्डर का नाम जो कि है CSS, और जो स्टैटिक है वो वाला फोल्डर तो हमने बता ही रखा है settings.py के अंदर। तो settings.py के अंदर वो फोल्डर हमने बता रखा है स्टैटिक, तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे जाकर सर्च करेगा स्टैटिक फाइल्स के अंदर जाकर के CSS फोल्डर, और उसके अंदर जाकर के style.css। इतना करके अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है। अटैच हुई है कि नहीं हुई है इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारी style.css वाली फ़ाइल है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज क्या करूँगा कि मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर, वो ब्लैक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको सेव किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करते हैं तो वो अगर ब्लैक हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि उस style.css ऐड हो चुकी है। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो फाइल है वो ऐड नहीं हुई है। अब इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ इम्पॉर्टेंट, और फिर अगर सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तब भी ये ऐड नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ, स्टैटिक CSS style.css पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ तो रहा है बट ये शो नहीं कर रहा वो वाला कोड। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वाला कोड शो हो गया। अब अगर मैं मेरे पेज को वापस रीलोड करूँ, इसको क्लोज़ किया मैंने, इसको क्लोज़ किया और इसको रीलोड करता हूँ, हाँ तो देखो ये अब ब्लैक हो चुका है। थोड़ा सा मतलब रीलोड नहीं हो पा रहा था, वो रीलोड का इशू था। अभी रीलोड हो चुकी ढंग से तो ये ब्लैक हो चुका है। ये सिर्फ हमने टेम्परेरी इसको चेक करने के लिए किया था कि ये रन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अब इसको मैं वापस सेव कर दे रहा हूँ और इसको मैं वापस रिफ्रेश कर दे रहा हूँ तो ये वापस बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स के अंदर वो जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो जो इमेजेस हैं हमारी वो बाद में तो जब यूज़र अपलोड करेगा वो वाली इमेजेस आएंगी, बट उससे पहले जब हम यूज़र को क्रिएट करेंगे तो जो सारी इमेजेस होने वाली है वो सेम होने वाली है। तो उसके लिए अभी हम टेम्परेरी welcome.html पे जाएंगे और जो जितनी भी इमेजेस हैं उनकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमने CSS वाली फाइल ऐड करी थी उसी तरह से लिखूँगा मैं स्टैटिक, और फिर उसके बाद सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा क्योंकि डबल कोट्स हमने बाहर यूज़ कर रखे हैं। और उसके अंदर मैं उस इमेज का पाथ लिखूँगा। तो इस इमेज का पाथ क्या है, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर user.png इतना करके अगर मैं सेव करूँ तो वो जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उसको तो ये कुछ एरर बता रहा है, इनवैलिड ब्लॉक टैग ऑन लाइन 23, डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर और लोड दिस टैग। तो ये बोल रहा है कि आपने स्टैटिक टैग को लोड किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर मुझे उसको लोड भी करना पड़ेगा। तो कैसे लोड करते हैं हम, यहाँ पे सबसे ऊपर जा कर के हम लिख देंगे यहाँ पे लोड स्टैटिक, जैसा कि हमने index.html में किया था सेम वैसा वैसा हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो लोड स्टैटिक है वो हमें हर एक फाइल के अंदर करना पड़ता है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तब भी ये एरर दे रहा है। सॉरी, ये गलती से मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ये बोल रहा है कि जो एक्सटेंड नोड है मस्ट बी द फर्स्ट टैग इन द टेम्पलेट, मतलब जो एक्सटेंड वाला जो है वो हमेशा पहले लाइन में लिखा जाना चाहिए और उसके बाद आप लोड स्टैटिक कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव किया, अब ये शो कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर यूज़र की जो प्रोफाइल है वो शो हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो स्टैटिक फाइल्स या फिर इमेजेस हैं वो शो करवा सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और हर एक के अंदर पेस्ट कर दूँ और फिर सेव करूँ तो ये वो जो इमेज है वो हर एक के अंदर आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है, पर बाद में हम उसको यूज़र की असली जो प्रोफाइल होगी उससे रिप्लेस करेंगे और वो सारा हमारे डेटाबेस से आएगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ये जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या क्या किया है कि स्टैटिक फाइल्स को ऐड कर दिया है। अब इसमें जो लास्ट काम और रह गया हमारा, मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पर इस जगह पर क्या बता रहा था मैं आपको, जो settings.py फाइल थी, settings.py फाइल, उसके अंदर ये जो URL था वो किस काम के लिए था। तो मैं यहाँ पे आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके और ओपन इमेज इन न्यू टैब क्लिक करूँ तो ये जो इमेज है वो न्यू टैब में ओपन हो जाती है।
तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा है, वो इसी वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक लिख रखा है। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र प्रोफाइल लिख करके और फिर मैं सेव कर दूँ और फिर मैं इस टैब को क्लोज़ करके या फिर मैं इसी को रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पर ये एरर बताएगा। इस बार ये यहाँ पर एरर बताएगा। लोड होने देते हैं हम सर्वर को, लोड होने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये सर्वर रीलोड हो रहा है यहाँ पर, अब ये रीलोड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करूँ तो ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, मतलब ये वाला जो URL है वो चेंज हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर के user_profile लिखूँ और फिर एंटर प्रेस करूँ तो वो इमेज हमेशा शो होने जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर URL का मतलब यही है कि इस URL को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। या चाहें तो आप मीडिया लिख दो, इमेजेस लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको स्टैटिक ही रहने देंगे। और तो ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बस इस वीडियो में इतना ही। ये जो रेंडरिंग डेटा टू टेम्पलेट वाला जो है वो हम अगली बार जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। और जैसे कि मॉडल्स हमारा क्या क्या होने वाला है, जैसे कि हमारी प्रोफाइल होने वाली है, एक तो यूज़र की जो प्रोफाइल होगी उसमें जो भी डेटा होगा, जैसे कि मान लीजिए उसका नाम होगा, उसका जेंडर होगा, उसकी लोकेशन होगी, उसका बायो होगा और उसके अलावा उसने कितनी क्विज़ अटेंड करी है। तो क्विज़ का भी एक अपने आप में एक मॉडल होगा कि उस क्विज़ का नाम क्या होने वाला है। जैसे कि अगर मैं क्विज़ पे क्लिक करूँ तो अब यहाँ पे देखेंगे क्विज़ का नाम क्या होने वाला है, उसमें कितने टोटल क्वेश्चन हैं, उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन होने वाला है कि वो क्विज़ किससे रिलेटेड है। और या फिर और इसके अलावा एक और, जैसे कि मतलब वो कब क्रिएट हुई है क्विज़, कितने टाइम पहले क्रिएट करी गई है वो क्विज़ को, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मॉडल्स हम बनाएंगे और फिर उनको माइग्रेट करेंगे, जैसे कि हमने माइग्रेट किया था थोड़ी देर पहले कमांड से। तो अभी इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको कोई कहीं पे एरर आ रहा है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।